Good morning. Let's continue चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में भी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा कि आपके पास में कोई लिक्विड और उस लिक्विड के कांटेक्ट में आप लेकर के आएंगे किसी भी गैस को, दैट इज लिक्विड, और लिक्विड के कांटेक्ट में आपको कोई भी गैस लेकर के आनी है, दैट इज गैस। जब लिक्विड के कांटेक्ट में आप गैस लेकर के आएंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वो इस लिक्विड की सरफेस से और इस लिक्विड के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो जैसे ही गैस इसके कांटेक्ट में आएगी तो गैस जो है बेटा, ये गैस सरफेस से होकर के और इस लिक्विड के अंदर एंटर कर जाएगी। और इसमें जैसे ही एंटर करेगी, इसी को हम कहेंगे कि जो गैस है ये गैस इस लिक्विड में क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है। तो हम कहते हैं कि बहुत सारी जो गैसें होती हैं वो गैसें लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती हैं। अब गैसों का ये जो डिसोल्यूशन है या इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, इस सॉल्युबिलिटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, तो इसके दो फैक्टर हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज हमें इसका नेक्स्ट जो फैक्टर है वो डिस्कस करना है। और नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट। एक सीधी सी चीज आप समझ सकते हैं कि यहाँ अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ये आपके पास में गैस है, अगर आप इस गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा। गैस पर जैसे आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, व्हाट हैपन, क्या होगा। तो गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करने से ऑब्वियसली ये जो गैस है, ये गैस क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। और जब ये गैस कंडेंस हो जाएगी तो इसके मॉलिक्यूल क्लोजर हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, और जब ज्यादा मॉलिक्यूल इस सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा जो मॉलिक्यूल हैं वो इस लिक्विड में एंटर कर जाएंगे, जिससे यहाँ ज्यादा गैस आ जाएगी। इट मीन्स सीधा सीधा सा मैं कहूँ कि प्रेशर को इंक्रीज मैंने किया, तो प्रेशर को इंक्रीज करने से गैस कंडेंस हुई, गैस के ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल कॉन्टेक्टेड इन सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की ज्यादा सरफेस के कांटेक्ट में आए और सरफेस के थ्रू एंटर कर गए, जिससे गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ गई है। यहाँ पर गैस का जो अमाउंट है वो बढ़ गया है, दैट्स राइट। अब इसी को अगर हम मैथमेटिकली कहें तो मैथमेटिकली ये जो बात थी इसको किसने रिप्रेजेंट किया, हेनरी ने। तो इस प्रेशर के इफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, हेनरी लॉ कहते हैं, दैट्स राइट। क्या है हेनरी का लॉ, देखिएगा हेनरी लॉ क्या कहता है। हेनरी ने कहा कि मास ऑफ अ गैस, जो गैस यहाँ डिसॉल्व हो रही है, जो गैस यहाँ डिसॉल्व हो रही है, उस डिसॉल्व गैस का जो मास होगा, कितनी गैस यहाँ पर डिसॉल्व होगी, तो आप सीधा सा समझ सकते हैं गैस का मास पहले ज्यादा होगा यहाँ या अब ज्यादा होगा। तो पहले यहाँ गैस कम रही होगी, प्रेशर अप्लाई करने पर यहाँ गैस ज्यादा आई है, तो ऑब्वियसली इसका जो मास है वो अब ज्यादा हो गया होगा, पहले कम रहा होगा। तो जब प्रेशर कम था तो मास भी यहाँ गैस का कम था, प्रेशर ज्यादा हुआ तो यहाँ डिसॉल्व गैस का मास भी ज्यादा हो गया है। तो डिसॉल्व गैस का जो मास होगा ये मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिसॉल्व गैस का जो मास है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट्स राइट। अब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऑब्वियसली प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन ये प्रेशर भी कब होगा, कौन सी कंडीशन का है, टू द प्रेशर ऑफ द गैस, गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन ये प्रेशर कब होगा, प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, ठीक है ना। क्या मतलब इस चीज का, अब ऐसी जो चीजें हैं ये टेक्निकल पॉइंट है जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये कह रहा है कि ये प्रेशर कब का है, वो देखिएगा प्रेशर कब का है समझेंगे। ये आपके पास लिक्विड की सरफेस, कांटेक्ट में क्या लेके आ रहे हैं आप, गैस, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, एंटर करेंगे, एंटर करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये होगा कि गैस के जो मॉलिक्यूल जो एंटर कर रहे थे ये एंटर करना बंद हो जाएंगे। कब ये बंद हो जाएंगे, जब दोनों जगह इनका अमाउंट बराबर हो जाएगा,
ठीक है ना। जब दोनों जगह इनका अमाउंट बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, तो गैस के मॉलिक्यूल एंटर नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं है, वो एंटर करेंगे, लेकिन जब दोनों जगह अमाउंट बराबर हो जाएगा तो गैस के मॉलिक्यूल जितना एंटर करेंगे उतने ही मॉलिक्यूल यहाँ लिक्विड से निकल करके कहाँ चले जाएंगे, गैसेस स्टेट में चले जाएंगे। इट मींस यहाँ इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। और इक्विलिब्रियम जब यहाँ अटेन हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद जो गैस का यहाँ प्रेशर होगा उस प्रेशर के, दैट्स राइट। तो यहाँ जो डिजॉल्व गैस है उस डिजॉल्व गैस का जो मास होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ये प्रेशर कौन से स्टेट वाला होता है, प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। लिक्विड के साथ जब वो गैस इक्विलिब्रियम में होती है तो उस समय इसका जो प्रेशर होता है उस प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिजॉल्व या सॉल्युबल गैस का मास। दैट्स राइट। तो आपके पास में यहाँ से क्या रिलेशन आ गया है, मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद प्रेशर। और इसी को ही अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दें तो आपको पता है प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद में इज इक्वल टू लगाएंगे और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। और यहाँ से जो हम कांस्टेंट यूज कर रहे हैं बेटा, वो कांस्टेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, वो जो कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट हमने यूज किया है के, दैट्स राइट, दैट इज कांस्टेंट। और फिर कौन आ जाएगा, पी एच। तो आपके पास में आ गया है मास इज इक्वल टू के पी, एम मास इज इक्वल टू के पी। अब यहाँ से एम क्या चीज है, तो एम जो है वो आपके पास आ जाएगा मास ऑफ द गैस डिजोल्व इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के यूनिट वॉल्यूम में कितनी गैस डिजोल्व हुई है उसका मास। पी क्या होगा, प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में जब गैस है तो उसका प्रेशर। और के जो है वो के क्या है, के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है ना, इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहेंगे। अब ये आपको याद रखना है ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये किस किस पर डिपेंड करेगा, तो ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिएगा ये कह रहा है व्हिच वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, ठीक है ना, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द टेम्परेचर। तो जो k है इस k की वैल्यू जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू गैस के नेचर पर भी डिपेंड करेगी, जो लिक्विड या सॉल्वेंट है उसके नेचर पर भी डिपेंड करेगी और यहाँ के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी। दैट्स राइट। और टेम्परेचर आपको यहाँ पर कैसा रखना पड़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया है तो फिर गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। दैट्स राइट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपको ये सारा का सारा खेल करना है, तो मास इज इक्वल टू के पी आपका हो जाएगा। दैट्स राइट, दैट इज हेनरीज लॉ। अब हेनरी का जो लॉ है इस हेनरीज लॉ से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स है, अब हम वो जो पॉइंट है उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। दैट्स राइट, ले लीजिए। अब हेनरी लॉ में बी ऑल्सो बी स्टेटेड एज, हेनरी लॉ को और क्या कह सकते हैं, देखिएगा हेनरी लॉ को हम और इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो आपके पास में लिक्विड था उस लिक्विड के अंदर, लिक्विड के कांटेक्ट में आप गैस लेकर के आए थे, उस गैस को आपने इसमें डिजोल्व करना था, ठीक है ना। तो डिजोल्व गैस का पहले जो हमने कहा वो कहा था डिजोल्व गैस का मास, वो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, उस गैस का जो प्रेशर था इक्विलिब्रियम पर उस प्रेशर के। अब उसको हम कुछ इस तरीके से कह रहे हैं, अभी जो मास यहाँ पर था गैस का उस मास को ही हमने सॉल्युबिलिटी टर्म कह दिया है बस केवल, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट द टेम्परेचर, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर किसी भी गैस की यहाँ जो सॉल्युबिलिटी है, तो पहले हेनरी ने क्या कहा था, मास कहा था, मास को अब हमने क्या कह दिया है, सॉल्युबिलिटी कह दिया है, याद रखना है आपको, सॉल्युबिलिटी कह दिया है, ठीक है ना। तो किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो सॉल्युबिलिटी उस गैस का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, हम ऐसा भी कह सकते हैं।
अब हेनरी होने के बाद में फिर एक साइंटिस्ट आता है, और वो साइंटिस्ट कौन था? वो साइंटिस्ट जो था वो था डाल्टन। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डाल्टन की चीज पढ़ते हैं। अब आपको वैसे तो डाल्टन का पार्शियल प्रेशर वाला जो प्रिंसिपल है वो याद होना चाहिए, ठीक है। वो पार्शियल प्रेशर वाला प्रिंसिपल कौन सा था? वो देखिएगा पार्शियल प्रेशर वाला। देखो बेटा, थोड़ा सा अगर मैं आपको पार्शियल प्रेशर 11th क्लास में जो डिस्कस किया हुआ है थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। उसमें ये था कि भाई आपके पास में कोई कंटेनर है, और मान लीजिए इस कंटेनर में केवल एक ही गैस फिल है, एक ही गैस, अकेली एक गैस है। तो ऑब्वियसली टोटल जो प्रेशर होगा, तो ये गैस का मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इसकी जो वॉल है कंटेनर की उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो जो टोटल प्रेशर है वो पूरी की पूरी इस एक गैस के कारण से ही होगा। दैट्स राइट। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कंटेनर है, और उस कंटेनर में एक नहीं, एक से ज्यादा भी तो गैसें हो सकती हैं। कंटेनर है, उस कंटेनर में आपके पास मान लीजिए ये एक गैस है जिसको कि मैंने इस स्काई ब्लू वाला जो कलर इससे रिप्रेजेंट कर दिया है, और दूसरी भी गैस है यहाँ पर, उसको मैं ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर दूं। तो अब दो गैसें मेरे पास में हो गई हैं। अब आप बताइए, दोनों गैस हो गई हैं तो अब प्रेशर में आई थिंक दोनों जो गैस है, दोनों का बताओ कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो ये जो मैंने स्काई ब्लू कलर से जिसको मैंने दिखाया है, स्काई कलर से, इनके जो मॉलिक्यूल हैं ये भी क्या करेंगे? वॉल के ऊपर स्ट्राइकिंग करेंगे, तो इनके कारण भी प्रेशर क्रिएट होगा। दैट्स राइट, इनके कारण भी प्रेशर क्रिएट होगा। और दूसरी जो गैस है, ठीक है ना, वो दूसरी जो गैस है, वो दूसरी गैस भी क्या करेगी? इसकी वॉल के ऊपर स्ट्राइकिंग करेगी। तो दूसरी जो गैस है बेटा, उस दूसरी गैस के कारण से भी यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो अब टोटल जो प्रेशर है, तो बताइए टोटल प्रेशर में क्या होगा? बताओ, दोनों गैसों का कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो यही डाल्टन ने कहा कि यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर वो कितना होगा? तो वो उसने कहा कि अगर आपने यहाँ दो गैसें ली हैं, ठीक है ना, तो अगर मैं एक गैस को ए से रिप्रेजेंट कर दूं और दूसरी गैस को किससे रिप्रेजेंट करूं? यहाँ पर फिलहाल बी से रिप्रेजेंट कर दूं, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर ए के पार्शियल प्रेशर, दैट्स राइट, और बी जो गैस है उस बी गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा टोटल प्रेशर। दैट्स राइट। अकेली गैस है तो टोटल प्रेशर उसी गैस का होगा, ठीक है ना, या टू और मोर देन टू गैसेस का मिक्सचर है तो टोटल प्रेशर दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब अगर हम इसी चीज को यहाँ सॉल्युबिलिटी के रेफरेंस में लेकर के आए, दैट्स राइट। तो जब हम इसी चीज को सॉल्युबिलिटी के रेफरेंस में लेकर के आ रहे हैं तो देखिएगा हमने क्या किया। हमने कहा कि हमारे पास में ये कोई लिक्विड है, दैट्स राइट, ये लिक्विड है, और इस लिक्विड के कांटेक्ट में अब हम क्या कर रहे हैं? अब तक हमारे पास एक ही गैस थी, बट मान लीजिए इस लिक्विड के कांटेक्ट में अब हम टू और मोर देन टू गैसेस लेकर आ रहे हैं। ये आपके पास में कोई गैस है ए, और इसके इस कांटेक्ट में हम दूसरी गैस भी लेकर आ रहे हैं, दैट इज बी। दोनों गैस हम इसके कांटेक्ट में लेकर के आए। तो अब बताइए दोनों गैसें जब यहाँ पर लेकर के आएंगे तो देखिएगा क्या होगा। तो यहाँ से जो ए गैस है वो ए गैस भी इसमें एंटर करेगी और ए गैस भी एंटर करेगी, तो बोलिए ए गैस भी यहाँ पर डिजोल्व हो जाएगी। और ऑब्वियसली बी जो गैस है वो भी सरफेस के कांटेक्ट में, तो सरफेस के थ्रू वो भी एंटर करेगी, और वो भी एंटर करेगी तो दूसरी जो गैस है वो भी डिजोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों जो गैस है वो डिजोल्व होंगी। अब दोनों गैसें यहाँ पर डिजोल्व होंगी तो फिर कौन सी गैस कितनी डिजोल्व होगी, उनका प्रेशर के साथ क्या रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो ये डाल्टन एक्सप्लेन करता है। सुनिएगा क्या कहता है। कहता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन, इफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस आर सिमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रखा है आपने, और उसके बाद आपके पास लिक्विड जो है उसके कांटेक्ट में आप दो आपके पास में गैसें हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो बताइएगा क्या होगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस, तो solubility of any gas in the mixture is directly proportional to the partial pressure of that gas in the mixture, that's right। तो यहाँ पर जो A गैस है उस A गैस की जो solubility है, A गैस की जो solubility है वो solubility सीधी सी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? A गैस की जो solubility है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी
ए गैस का जो यहाँ पार्शियल प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है ना। और बी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो बी गैस की सॉल्युबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा, तो यहाँ से बी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो बी गैस की सॉल्युबिलिटी सीधी सीधी सी बी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है ना। तो अगर एक गैस कांटेक्ट में लेके आ रहे हो तो सॉल्युबिलिटी उसी के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद प्रेशर। और अगर आपके पास में मिक्सचर ऑफ गैसेज है तो हर एक गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो उनके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो हमने हेनरी लॉ में डाल्टन का जो लॉ है वो और इंक्लूड कर दिया है, दैट्स राइट। अब इस चीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिएगा, अब जो सॉल्युबिलिटी है उस सॉल्युबिलिटी को अभी हमने किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, मास। तो हेनरी ने पहले मास कहा कि जो गैस है उसका मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फिर मास को उसने सॉल्युबिलिटी कहा। अब हम क्या करते हैं, देखिएगा, अब हम जो सॉल्युबिलिटी है गैस की उसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स राइट। तो यहाँ पर हम अगेन अगर एक एग्जांपल ड्रॉ करें तो हमने कहा कि भाई आपके पास में लिक्विड, दैट्स राइट, लिक्विड के कांटेक्ट में आप लेके आ रहे हैं गैस, लेकिन अकेली गैस नहीं है क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली बहुत कम पॉसिबल होता है। नेचर के अंदर तो बहुत सारी गैसें होती है, एयर अगर कांटेक्ट में आ रही है, एयर में तो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपके पास में दो या ज़्यादा गैसें हैं। अब आप देखिएगा, जो आपके पास में ए गैस है, ये ए गैस है, और दूसरी कौन सी है, दूसरी आपके पास में बी गैस है, और भी आपके पास हो सकती है। तो जो ए गैस है वो ए गैस भी इसमें क्या होगी, डिसॉल्व होगी, ठीक है बेटा। बी गैस भी इसमें क्या होगी, डिसॉल्व होगी। तो शुरू में हेनरी ने क्या कहा, शुरू में हेनरी ने कहा कि जो गैस यहाँ पर डिसॉल्व हुई है उस गैस का मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। फिर जब डाल्टन की बात आई उसने कहा कि भाई साहब अगर आपके पास में यहाँ गैसों का मिक्सचर है तो फिर जो गैसों की जो सॉल्युबिलिटी है उसे हम मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी जो है वो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इनके पार्शियल प्रेशर के, दैट्स राइट। फिर अब क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करते हैं, जो सॉल्युबिलिटी है ना उसको मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो यहाँ गैस डिसॉल्व हो गई है ए, उस ए गैस का मास उसके प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा, या ए गैस की सॉल्युबिलिटी उसके पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी, या जो ए गैस यहाँ पर डिसॉल्व हो गई है उस ए गैस के जो मोल फ्रैक्शन होंगे, ए गैस के जो मोल फ्रैक्शन होंगे। कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि बेटा बहुत सीधी सी बात है, ए गैस के जो मोल फ्रैक्शन होंगे, क्योंकि अगर ए गैस यहाँ ज्यादा है तो ए गैस के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे, ए गैस का मास ज्यादा होगा, ए गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो गैस की सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस ए गैस के पार्शियल प्रेशर के। इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं, दैट्स राइट, ये लीजिएगा। और गैस का जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम किसके द्वारा लिखते हैं बेटा, तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास में, XA, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A के। अगर आप बी गैस के रेफरेंस में बात करोगे तो बी गैस के रेफरेंस में बात करोगे तो बी गैस भी यहाँ पर क्या होगी, डिसॉल्व होगी। तो बी गैस का जो मास है वो बी के प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा, या उसकी सॉल्युबिलिटी या उसका मास उसके पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। बी गैस के जो मोल फ्रैक्शन होंगे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे बेटा, बी के मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे बी गैस के पार्शियल प्रेशर के। तो जिस भी गैस के लिए आप बात करोगे उसके लिए सबके लिए ऐसा ही एप्लीकेबल होगा। अगर हम इस रिलेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा, XA बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, XA बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है। और यहाँ से प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं तो हमें क्या रखना है, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ जो कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं दैट इज K डैश, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा P, ये आपके पास रिलेशन आ गया है, ये लीजिए, ठीक है। अब अगर हम इसको उल्टा करके लिखें, उल्टा कैसे करके लिख दें, अगर हम PA को उधर ले जाएं, दैट्स राइट,
पी ए को कहाँ ले जाए, उधर ले जाए। तो पी ए को अगर आपको निकालना है तो के डैश का क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि सर तो पी ए इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, पी ए इज इक्वल टू अब आपको ये निकालना है तो इसका इसमें डिवाइड लगाओगे। किस में डिवाइड लगाना है, पी ए इज इक्वल टू आपको जो एक्स ए है उस एक्स ए में आपको डिवाइड लगाना है। किसका डिवाइड लगाना है, डिवाइड लगाना है इस के डैश का, डिवाइड लगाएंगे आप इस के डैश का। ये लीजिए, इसी को मैं सॉल्व करके ऐसा भी कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि के डैश जो है इस के डैश का आपने डिवाइड लगाया एक्स ए में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई के ए या के डैश, ये लीजिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई कौन हो जाएगा, एक्स ए। अब यहां से आपको एक चीज समझनी है, क्या समझना है वो देखिएगा। यहां से समझना है कि 1 आपको पता है अपने आप में एक ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, और के डैश जो आपने यहाँ पर लगाया ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जब भी एक कांस्टेंट में दूसरे कांस्टेंट का डिवाइड लगाते हैं तो हमेशा क्या आता है, हमेशा आपके पास एक नया कांस्टेंट आता है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू एक नया कांस्टेंट होगी। दैट्स राइट। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा किसके, पी ए इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह हम क्या करेंगे, एक नया कांस्टेंट लिख देंगे। और नया जो कांस्टेंट हम यहां से लिखते हैं दैट इज के एच, दैट इज के एच, नया कांस्टेंट दैट इज के एच, ठीक है बेटा, डॉट एक्स ए। तो आपके पास में ये रिलेशन आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू के एच डॉट एक्स ए। दैट इज हेनरी लॉ। तो पी ए इज इक्वल टू के एच डॉट एक्स है। अब आपको पूछा जाए सर यहाँ से के एच क्या है, तो आपको याद होना चाहिए के एच हमने बनाया किस तरीके से था। तो एक्चुअल में तो क्या था हमारे पास में, एक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी ए था, ऐसा हेनरी लॉ था। प्रोपोर्शनल को हटा के हमने क्या लगाया, कांस्टेंट लगाया के डैश, फिर हमने यहाँ से पी ए को निकाला तो के डैश को उधर ले जाकर डिवाइड लगा दिया। तो अब इसलिए ये पूरा का पूरा के एच है ना, ये कांस्टेंट है, और इस के एच को हम कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। के एच जो होता है बेटा, इस के एच का नाम होता है हेनरीज कांस्टेंट, दैट इज हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। ये लीजिए, अब ये जो हेनरीज कांस्टेंट है ना बेटा, इस हेनरीज कांस्टेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और वो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेनरीज कांस्टेंट, अब हेनरी के लॉ को अगर आप यहाँ से कहना चाहते हो तो यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, हेनरीज लॉ कैन बी मॉडिफाइड एज, ऐसे भी कह सकते हो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। ऐसा भी कह सकते हो कि PA देखिएगा क्या हो जाएगा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस A, दैट्स राइट, ठीक है। और KH ये हेनरी कांस्टेंट है, अगर इसको और बराबर ये जो है इसको सबको हटा दोगे तो हटाने पर क्या आ जाएगा आपके पास में, XA आ जाएगा। इसे ऐसा भी कहा जा सकता है, लेकिन ये इसका मेन कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट जो था वो वही था हेनरी का कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फिर डाल्टन को इंक्लूड करने के बाद कहा कि जो सॉल्युबिलिटी है या जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। और फिर हमने कहा कि सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर दे, तो मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीए, फिर उसको सॉल्व करके हमने इसको ऐसे निकाला है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये लीजिएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ KH। प्रॉपर्टीज ऑफ KH, तो ये हमें याद होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ KH। KH अभी हमने पढ़ा, कहां से आया है KH, तो KH जो था हमारा वो आया था कि PA गैस का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में, KH दैट इज हेनरीज कांस्टेंट डॉट XA, ठीक है। अब यहां से जो हेनरीज कांस्टेंट आया है KH, ठीक है ना, हम इस KH की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको कहा जाए कि द यूनिट ऑफ KH बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है। द यूनिट ऑफ KH विल बी, क्या होती है, KH की जो यूनिट है वो ATM या फिर केवल बार ही होती है।
अब हम एटीएम और बार को देख करके हमें लगेगा ये तो प्रेशर दिया गया है, ये केएच नहीं है, बट याद रखना है केएच की यूनिट एटीएम या बार ही होगी। कहोगे सर क्यों होगी, तो देखिएगा अगर आपको केएच कैलकुलेट करना है तो आप कैसे निकालेंगे केएच को, तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें केएच कैलकुलेट करना है तो KH इज इक्वल टू, अगर इसे निकालना है तो आपको XA को उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। किस में किसका डिवाइड लगाना है, PA क्या चीज है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A गैस, दैट्स राइट। इसमें आपको डिवाइड किसका करना है, डिवाइड आपको लगाना है XA का, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अगर आपको KH का यूनिट चाहिए तो आपको PA का यूनिट पता होना चाहिए। PA क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A गैस का प्रेशर। अब A गैस का जो प्रेशर है वो कौन सी यूनिट में होगा, प्रेशर या तो जनरली किस में होगा, ATM में होगा, या फिर किस में होगा, बार में होगा, दैट्स राइट। डिवाइड किसके करना है आपने, डिवाइड जो आपने करना है वो करना है XA से। XA क्या है, मोल फ्रैक्शन, और याद रखना है मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता ही नहीं है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन मोल, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो कोई यूनिट इसका होता ही नहीं है, तो इसका कोई यूनिट नहीं है, बस केवल प्रेशर का होगा, या तो एटीएम या बार। तो फिर केएच का नेट यूनिट क्या होगा, या तो एटीएम या फिर क्या होगा, बार होगा, याद रखना है, दैट्स राइट। चलिएगा केएच की बात होगी। दूसरे क्या है, दूसरा पॉइंट कहता है कि वैल्यू ऑफ केएच का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ केएच इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। केएच का जो वैल्यू है ये गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, क्योंकि केएच की जो वैल्यू है हर गैस के लिए अलग होगी, CO2 के लिए अलग, O2 के लिए अलग, अमोनिया के लिए अलग, हर गैस के लिए अलग होगी। अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो देखिए, वो क्या कर रहा है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ केएच की वैल्यू अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लोअर इज द सॉल्युबिलिटी, याद रखना है। ये कैसे आया है, तो आप इसे यहां से समझ सकते हैं, कैसे देखिएगा, आप इसे यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देखिएगा। आपको ये तो पता है कि PA जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ A, PA जो है तो किस किस का प्रोडक्ट होगा, देखिएगा PA जो है ना वो प्रोडक्ट है KH और XA का। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा PA। अब देखिए इन दोनों में से देखना, अगर आप PA उतना ही रखें तो देखिए, अगर PA को उतना ही निकाल के लाना है तो देखिए, अगर KH जो है ना, अगर ये KH एक हायर या बड़ी वैल्यू है तो ऑब्वियसली फिर XA कैसा होगा, ये छोटी वैल्यू होगी, ये कैसी वैल्यू होगी, ये छोटी वैल्यू होगी। और XA छोटा होने का मतलब मोल फ्रैक्शन कम है, मोल फ्रैक्शन कम होने का मतलब क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी कम हो गई है, तो KH जब बड़ा होगा तो ये छोटा रहेगा। XA मोल फ्रैक्शन कम है, इसका मतलब उसके मोल्स कम है, इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, दैट्स राइट। और अगर जो KH जो है ना ये छोटा है, ये छोटा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट उतना आना चाहिए, तो ये छोटा है तो फिर ये कैसा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, ये बेटा बड़ा होना चाहिए, और ये बड़ा होगा, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, और मोल फ्रैक्शन ज्यादा है इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, दैट्स राइट। ये लीजिए, तो ये याद रखना है, KH अगर ज्यादा है इसका मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी कम है, और KH अगर कम है इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। अब सुनिएगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते तो क्या होता है, देखिएगा ये आपके पास में गैस, ऐसा हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, ये आपके पास में लिक्विड में गैस डिजोल्व हो गई है, ठीक है ना, ये लिक्विड में कोई भी गैस डिजोल्व हो गई है। जब आप यहाँ पर टेम्परेचर को राइज करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो बोलिएगा टेम्परेचर को राइज करने पर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर होगा क्या होगा टेम्परेचर को राइज करने पर, तो ये जो गैस यहाँ पर डिजोल्व है, इन गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये गैस के मॉलिक्यूल एस्केप कर जाएंगे और निकल के कहाँ चले जाएंगे, सॉल्यूशन से बाहर चले जाएंगे। अब सॉल्यूशन से बाहर चले गए तो सॉल्युबिलिटी घट गई है, सॉल्युबिलिटी घटने का मतलब सीधा सा क्या हो गया है, सॉल्युबिलिटी घटी है। सॉल्युबिलिटी घटने का मतलब है इस गैस के यहाँ मोल फ्रैक्शन कम हो गया, इसका मतलब क्या कम हो गया है, XA कम हो गया है। ये कम हो गया तो इसका मतलब फिर कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, KH ज्यादा बड़ा होगा। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर को राइज करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। सॉल्युबिलिटी कम होने का मतलब गैस के मोल फ्रैक्शन घटेंगे, तो XA डिक्रीज होगा, याद रखना है, ठीक है। और PA को उतना ही मेंटेन रखना है, इसलिए आपका क्या होगा, KH बढ़ेगा। तो हेनरी कांस्टेंट जो है, ये हेनरी कांस्टेंट आपका इंक्रीज होगा, याद रखना है, हेनरी कांस्टेंट आपका इंक्रीज होगा।
दैट्स राइट। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH की वैल्यू इंक्रीज होगी, और KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो है ना, वो सॉल्युबिलिटी गैस की क्या होगी, डिक्रीज होगी। दैट्स राइट। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ काम आता है, तो देखिएगा ये सवाल CBSE बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है, इट इज फॉर दिस रीजन दैट एक्वेटिक स्पीसीज फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर बिकॉज ऑक्सीजन डिजोल्व मोर इन कोल्ड वाटर। एक्वेटिक स्पीसीज जो होती है वो कोल्ड वाटर में या वार्म वाटर में कहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं, तो वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं बेटा। क्यों, क्योंकि कोल्ड वाटर है तो वाटर के अंदर क्या डिजोल्व होती है, एयर, और एयर में क्या होती है, गैस, और कौन सी गैस, काम की तो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस डिजोल्व होती है। दैट्स राइट। जब आप यहाँ वार्म वाटर होता है, इसका मतलब आपने क्या बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, और टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से KH इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन कम हो जाएंगे, तो वार्म वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम होती है, और कम होने के कारण से यहाँ पर जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं वो इजीली यहाँ पर लाइव नहीं कर सकती हैं, नहीं रह पाती हैं, ठीक है ना। तो वो अनकंफर्टेबल होती हैं। That are properties of KH या हेनरी कांस्टेंट। Properties of हेनरी कांस्टेंट। अब है हमारा लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ जो है ये कब काम आता है या कब एप्लीकेबल होता है, तो कुछ कंडीशन से ये केवल तभी एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। द प्रेशर शुड बी लो, याद रखना है, प्रेशर शुड बी लो एंड द टेम्परेचर शुड बी हाई। मतलब कुल मिलाकर अगर हम ऐसा कहें, क्या कहें कि हेनरी लॉ केवल तब काम करता है, तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका जो लिक्विड है ना, इस लिक्विड के कांटेक्ट में जो गैस लेकर के आ रहे हैं उस गैस की सॉल्युबिलिटी इसमें कम हो। कम अगर होगी तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन जो बनेगा वो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। आ रही बात समझ में। तो आगे भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है, आगे भी डिस्कस करना है। राउल्ट्स लॉ आएगा, हेनरी लॉ ये यहाँ पर है। तो जितने भी ये लॉ है ना सॉल्यूशन के ऊपर, ये सब डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो गैस जो है उस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए। अब गैस की सॉल्युबिलिटी कम कब होगी, देखिएगा प्रेशर के ऊपर बात कीजिए, प्रेशर कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो आप जानते हैं प्रेशर अगर हाई होगा तो गैस तो ज्यादा सोल्यूबल होगी, तो फिर हेनरी लॉ काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो प्रेशर कैसा होना चाहिए, प्रेशर शुड बी लो होना चाहिए, प्रेशर लो। अच्छा, दूसरा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, तो टेम्परेचर यहाँ पर हाई होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर जब हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो जो गैस है वो निकल के कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, जिससे गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई, और प्रेशर होना चाहिए लो, तभी हेनरी लॉ काम करेगा। और उस समय ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन किसके तरह बिहेव करेगा, आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, और गैस जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है कि जो गैस यहाँ पर आप डिसॉल्व कर रहे हैं वो गैस इस सॉल्वेंट के साथ किसी भी तरीके के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करनी चाहिए या केमिकली रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। द गैस शुड नॉट अंडरगो, ठीक है ना, कंपाउंड फॉर्मेशन विद द सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट के साथ उसका किसी भी प्रकार का कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, या फिर वो जो गैस है उसका ना तो एसोसिएशन होना चाहिए और ना उसका क्या होना चाहिए, डिसोसिएशन होना चाहिए, दैट्स राइट। तो ही हेनरी लॉ वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करता है। ये हो गई है लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी अब है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ये जो हेनरी लॉ हमने डिस्कस किया, उस हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हमारी जो डेली रूटीन लाइफ होती है उसके अंदर हम बहुत बार हेनरी लॉ जो है उसके एप्लीकेशंस ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो देखिएगा क्या है, इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज। जो कार्बोनेटेड बेवरेज होती है, इट मीन सीधा सीधा सा बात करो, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, ठीक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक होती है, सोडा वाटर होता है, तो उन सब में क्या किया जाता है, सोडा वाटर की या कोल्ड ड्रिंक की कोई भी बोतल है, उस बोतल में नॉर्मली वाटर होता है
और इस वाटर के अंदर कौन सी गैस को डिजोल्व किया जाता है? इस वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है CO2 गैस को। तो इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और CO2 गैस जो है इस CO2 गैस को इसमें डिजोल्व किया जाता है, ठीक है। और इस लिक्विड कांटेक्ट में CO2 गैस लेकर के आते हैं, और CO2 गैस लाने के बाद इसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर जब जैसे ही यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो प्रेशर ज़्यादा होने पर क्या होता है, जो गैस है उस गैस की क्या बढ़ जाती है? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो ज़्यादा जो CO2 गैस है वो यहाँ पर डिजोल्व हो जाएगी, और हाई प्रेशर करके और इसको सील पैक कर देते हैं। प्रेशर हाई कर दिया आपने तो उतनी ही गैस CO2 इसके अंदर डिजोल्व रहती है, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ से इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल के कैप को ओपन करते हैं, यहाँ पर जो गैस प्रेजेंट है ये गैस निकल के कहाँ जाती है? बाहर आ जाती है। अब जैसे ही यहाँ से जो गैस निकल करके बाहर आ गई है और आपने थोड़ी देर के लिए इसको अगर खुला छोड़ दिया है तो क्या होगा? यहाँ से देखिएगा, खुला छोड़ दिया आपने, तो खुला छोड़ने पर हो क्या रहा है, यहाँ से जो गैस थी वो गैस निकल के कहाँ गई? बाहर आ गई है। तो अब यहाँ जो CO2 गैस है उस CO2 गैस का प्रेशर कम हो गया है। तो प्रेशर कम होने के कारण यहाँ से CO2 गैस निकल करके कहाँ आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। अगर आपने उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया है तो लगभग सारी की सारी या मैक्सिमम जो गैस है वो CO2 निकल के बाहर आ जाएगी। और खोलने के बाद फिर अगर आप आधा एक घंटा बाद अगर इस कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं आता है, कोई भी टेस्ट नहीं आएगा, टेस्टलेस हो जाएगी कोल्ड ड्रिंक में, आपको कोई आनंद आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है कि CO2 गैस को जो फिल किया जाता है तो हाई प्रेशर पर किया जाता है, दैट्स राइट, ताकि CO2 गैस ज्यादा वहां पर डिजॉल्व रहे, ठीक है ना। तो इसको आप रीड करेंगे, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन सॉफ्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस को इंक्रीज करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक में, सोडा वाटर में, द बोतल आर सील्ड, बोतल को सील्ड किया जाता है अंडर हाई प्रेशर। व्हेन द बोतल इज ओपन टू एयर, अगर आपने उसको खोल दिया है, ठीक है ना, एयर के अंदर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है ना, उस लिक्विड के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर, अबाउट द सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और CO2 गैस जो है बबल्ड आउट हो जाएगी, उसमें से निकल करके बाहर चली जाएगी। ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया है। अब आता है सेकंड एप्लीकेशन, और जो सेकंड एप्लीकेशन है दैट इज इन डीप सी डाइवर्स या स्कूबा जो डाइवर्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है ये वाटर और वाटर के काफी डेप्थ के अंदर वो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो बहुत डेप्थ में जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों को देखने के लिए या कुछ रिसर्च करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए, जो भी उनको खोजना होता है उसके लिए बहुत डीप में जाते हैं। तो जैसे जैसे डीप में जाएंगे वैसे वैसे वाटर का प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। यहाँ पर हो तो बॉडी के ऊपर वाटर का प्रेशर कम है, जैसे जैसे डीप में जाएंगे वाटर का प्रेशर इंक्रीज होता है। अब वो रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? तो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ में कुछ सिलेंडर्स ले जाते हैं, और उस सिलेंडर में जर्नली कौन सी गैस भरी होती है? जर्नली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस का मिक्सचर भरा होता है, दैट्स राइट। अब देखिएगा क्या होगा। अब वो जो स्कूबा डाइवर है वो क्या करेगा? वो जब रेस्पिरेशन करेगा तो रेस्पिरेशन के द्वारा वो इन दोनों गैस के मिक्सचर को इनहेल करेगा, और इनहेल करके इन दोनों गैसों का जो मिक्सचर है वो कहाँ चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स से फिर वो कहाँ पर डिजोल्व हो जाएगा? वो डिजोल्व हो जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है ना। तो जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाओगे तो लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ये दोनों गैसें जब लंग्स में आ गई है, यहाँ पर नाइट्रोजन भी आ गई है, ऑक्सीजन भी आ गई है, तो इनके ऊपर भी प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो जिससे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो गैस है, इन दोनों गैसों की ब्लड में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब जैसे दोनों की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है वो अपना काम कर रहा है। ऑक्सीजन आपको याद होना चाहिए, ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिज्म में कंज्यूम हो जाती है, एनर्जी के प्रोडक्शन में कंज्यूम हो जाएगी, बट नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं है, नाइट्रोजन को वापस में बाहर निकालना पड़ता है,
ठीक है ना, ऑक्सीजन काम आ रही है, नाइट्रोजन ब्लड में डिजोल्व है। अब जैसे जैसे ये जो डाइवर है ये ऊपर आएगा तो फिर से क्या होगा, पानी का प्रेशर कम होगा, जिससे लंग्स पर लगने वाला प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी तो किसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी कंज्यूम हो चुकी है, बची कौन है, बची है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी तो ये डिजोल्व नहीं होगी, जिससे क्या होगा, जिससे हमारी जो वेन्स है ना, उन वेन में कौन है, ब्लड है, उस ब्लड में कौन सी गैस डिजोल्व थी, नाइट्रोजन। बट अब सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी तो ये नाइट्रोजन क्या करेगी, कलेक्ट होकर के, इकट्ठा होकर के, और ये बबल्स बना लेगी हमारे ब्लड के अंदर। और वो जो बबल्स जब बन जाते हैं हमारी वेन्स में, ब्लड के अंदर, तो वो बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, और उसको हम कहते हैं बैंड्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको हम, बैंड्स। तो बैंड्स बन जाएगा, और बैंड्स बनने के कारण से बहुत ज्यादा पेन होता है जो स्कूबा डाइवर होता है उसको। दैट्स राइट। इसलिए क्या करना है, इसलिए अगर इस बैंड को अवॉइड करना है, ठीक है ना, तो अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, ये जो आप आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं नीचे, उसके अंदर क्या करते हैं, उस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के अंदर आजकल क्या मिला देते हैं, हीलियम मिला देते हैं। क्योंकि आपको याद है हीलियम कैसी गैस है, इनर्ट गैस है। अब हीलियम मिलाने से क्या हो गया है, ये डाइल्यूट हो गया है, और डाइल्यूट हो गया है ये, तो जिससे जैसे जैसे आप डीप में जाओगे, डेप्थ में जाओगे, वैसे वैसे वाटर प्रेशर अप्लाई करेगा, लंग्स पर प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपने हीलियम को और ऐड कर दिया है, जिससे यहाँ इनका पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, और सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो ये जो नाइट्रोजन गैस है ये ब्लड में बहुत कम सॉल्युबल होगी। और जब ये डिजॉल्व ही कम हुई है, तो जब डाइवर ऊपर आएगा तो उससे उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो जिससे बबल्स जो है वो बहुत कम बनेंगे या नेग्लिजिबल बनेंगे, जिससे बैंड्स की जो प्रॉब्लम है उसको अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम हेनरी लो जो है उसका एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक बार रीड कर सकते हैं इसे। डीप सी डाइवर या स्कूबा डाइवर जो होते हैं ये कंप्रेस्ड एयर के ऊपर या उसको काम में लेते हैं। हेनरी लो के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों वाटर में ब्लड के अंदर क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, कंसिडरेबली डिजोल्व ब्लड के अंदर। और अदर बॉडी फ्लूइड में ऑक्सीजन यूज्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म में काम आ जाती है, बट ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर एंड ग्रेटर सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन विल रिमेन अनडिजोल्व, ठीक है ना। नाइट्रोजन भी उसमें डिजोल्व रहती है, ठीक है। और जब वो डाइवर ऊपर आता है एंड विल फॉर्म बबल्स, बबल बना लेती है व्हेन द डाइवर कम टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब वो ऊपर आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तो बबल्स बना लेती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। इनको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड बैंड्स एंड ऑल्सो द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, के टॉक्सिक इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, सिलेंडर यूज्ड बाय द डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम, तो उसमें हीलियम मिला करके हमने उसको डाइल्यूट कर दिया ताकि पार्शियल प्रेशर कम हो जाए नाइट्रोजन का, जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाए। दैट इज सेकंड एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा, दैट इज नंबर थर्ड, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, फंक्शन ऑफ लंग्स, ठीक है। When air enter the lungs, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। When air enter in the lungs, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे ही आप एयर लेंगे कहाँ पर चली जाती है, एयर चली जाती है हमारे लंग्स में, हमारे लंग्स, ठीक है ना। यहाँ से आप एयर ले रहे हैं। अब एयर आपने लिया तो आपको याद होना चाहिए एयर में होता क्या है। एयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, जिसमें ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है, ठीक है ना। ये गैसेज यहाँ पर चली गई हैं। अब जैसे यहाँ पर जाएंगी तो यहाँ पर कौन सी गैस आ गई है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी आ गई है और यहाँ पर नाइट्रोजन भी आ गई है, दैट्स राइट। अब दोनों का पार्शियल प्रेशर है, दोनों गैस डिसॉल्व होती है, बट किसकी डिसॉल्युबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, उसका कारण सुनिएगा। उसका कारण है कि जैसे ही ये ऑक्सीजन यहाँ पर ब्लड के कांटेक्ट में आएगी, ब्लड में क्या होता है, ब्लड में आपको याद होना चाहिए हीमोग्लोबिन होता है, और उस हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिससे यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन जो है उस ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है, ठीक है। पढ़ेंगे, व्हेन एयर एंटर इन द लंग्स,
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, उस समय ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है। दिस ऑक्सीजन कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ कंबाइंड हो जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड हो जाती है। दैट्स राइट, टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज लो, जब यही ब्लड आपका यहाँ से ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होने के बाद यही ब्लड आपका टिश्यू के पास जाता है, ये टिश्यू है, दैट्स राइट। अब उस टिश्यू में ऑक्सीजन जो है, उस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन है नहीं, वहाँ की ऑक्सीजन तो माइटोकॉन्ड्रिया ने कंज्यूम कर ली है, ठीक है ना, एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर उसको काम में ले लिया है। तो ऑक्सीजन का वहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम है, और पार्शियल प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो फिर क्या होगा, इस हीमोग्लोबिन के अंदर या हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो यहाँ टिश्यू में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो ब्लड से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी और टिश्यू के अंदर आ जाएगी। इस तरीके से लंग्स अपना काम करते रहते हैं। ऑक्सीजन वहां डिजोल्व होगी हाई प्रेशर के कारण, वहां टिश्यू में आकर के वो रिलीज हो जाएगी, क्योंकि वहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो है। और हेनरी लो कहता है कि पार्शियल प्रेशर लो है तो सॉल्युबिलिटी भी लो होगी, दैट्स राइट। इसके बाद में नेक्स्ट है, फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है ना। अब आपको पता है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर क्या होता है, या वो जो रॉक क्लाइंबर्स जो होते हैं, जो कि बहुत ऊंचाई पर माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते हैं, वहां पर क्या होता है। तो आपको ऐसा याद होगा कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, जो एयर है, उस एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। एयर यहाँ बहुत ज्यादा डेंस होती है, ऊपर जैसे जैसे जाओगे एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी। एयर की डेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब सीधा सीधा सा एयर का प्रेशर कम हो गया है। अब प्रेशर कम हो गया तो उससे क्या होगा, देखिएगा, अगर आप यहाँ पर रेस्पिरेशन कर रहे हो, तो यहाँ जब रेस्पिरेशन करोगे तो यहाँ आपके लंग्स में जो एयर जाएगी, तो यहाँ से जो एयर गई है लंग्स के अंदर, तो वहाँ प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन तो हमारे ब्लड में काफी ज्यादा प्रेजेंट होती है, डिजोल्व हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ से हाई एल्टीट्यूड यहाँ चले गए हो और यहाँ पर अगर आप क्या कर रहे हो, रेस्पिरेशन कर रहे हो, अब यहाँ से जो एयर है वो कहाँ जाएगी, वो आपके लंग्स में जाएगी। लेकिन बताइए यहाँ से जो एयर आपके लंग्स में गई है, तो एयर तो यहाँ बहुत ज्यादा कैसी है, बहुत कम है, तो एयर का प्रेशर कम है, तो यहाँ से जो एयर लंग्स में गई है उसका प्रेशर बहुत कम होगा। प्रेशर कम होगा तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, तो यहाँ ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। तो हाई एल्टीट्यूड पर जो लोग रहते हैं या जो क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है ना, वो हाइट पर जैसे जैसे जाते हैं तो उनका जो ब्लड है ना, उस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, और ब्लड में जो ऑक्सीजन की कमी आ गई है, ठीक है ना, उससे एक डिजीज हो जाती है। उस डिजीज को हम कहते हैं अनोक्सिया, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर आदमी जो है वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है, और उसकी जो सोचने की जो क्षमता है, थिंकिंग जो पावर है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट इज अनोक्सिया, ठीक है। तो जो अनोक्सिया डिजीज है उसको भी हम हेनरी के लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाई एल्टीट्यूड पर जो लोग रहते हैं, ठीक है, या फिर जो क्लाइंबर्स होते हैं, उनको एनोक्सिया डिजीज हो जाती है। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। इसके साथ में गैस की जो सॉल्युबिलिटी थी लिक्विड के अंदर और उसको जो फैक्टर इफेक्ट कर रहे थे, उसमें भी प्रेशर का जो इफेक्ट है वो डिटेलली हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, थैंक यू।